नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाग दूसरा वारे हमदर्द इस पाठ का। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह लोग कैसे उन्हें परेशान किया था और कैसे लोग हमदर्द जताने आते हैं उनकी, और उनकी हमदर्दी भी कितनी विचित्र होती है उसके बारे में हम पाठ पढ़ रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था कि जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। तो मित्रों, यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से लेखक ने हर एक मुद्दे पर व्यंग किया है। सोनाबाई जो उनकी पड़ोसी थी वो आई और उन्होंने दिखाया कि ये उनके 4 बच्चे थे, तो चारों बच्चे दिखाए, ये देखो तुम्हारे चाचा। और वो ऐसे बोल रही थी जैसे वो अपने बच्चे को किसी चिड़ियाघर में लाई है और उन्हें वो बंदर दिखा रही हैं कि बच्चों देखो बंदर ऐसा दिखता है। आगे बढ़ते हैं। चिड़ियाघर मतलब सबको मालूम होगा जू। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। कुर्सी मतलब चेयर, मेज मतलब टेबल। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी मतलब बोतल लेकर कथकली डांस करने लगी। कथकली डांस तो आप सबको मालूम ही होगा। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। तो मतलब आप समझ सकते हो कि सोनाबाई चाहती तो अकेले भी आ सकती थी, लेकिन उनकी हमदर्दी ऐसी थी, उनके विचार ऐसे थे कि वह अकेले ना आकर अपने 4 बच्चों को भी लाई। और क्या उनके 4 बच्चों ने अस्पताल में आकर लेखक के साथ क्या क्या किया उसका जिक्र तो इन 4 वाक्यों में बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। एक ने क्या किया, कुर्सी पे चढ़ गया, दूसरा मेज पर चढ़ गया, लड़की दवाई की शीशी लेकर खेलने लगी, और जो दूसरा चौथा था वो जो रेत की थैली उनके पैर से लटकी थी कि उनके पैर को आराम मिले, उसके साथ बॉक्सिंग करने लगा। इतना ठीक था क्योंकि यहाँ तक कुछ नुकसान नहीं था। नुकसान होना तो अब शुरू हुआ। सोनाबाई की जो लड़की थी उसने दवा की शीशी नीचे पटक दी और दवा की शीशी फूट गई। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। मतलब अब आप समझ सकते हैं, जो लोग लेखक के साथ हमदर्दी, लेखक का बोल सकते हैं कि दुख बांटने आए थे, उनके लिए कैसा कैसा दुख उत्पन्न कर रहे थे, और दुख उत्पन्न करने के बावजूद उस दुख को मिटा रहे थे अपने अंदाज से, उसके बारे में यहाँ लेखक ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक कांप गया। जब सोनाबाई जा रही थी और उन्होंने कहा मैं फिर आऊँगी, इससे लेखक कांप गए। बोले कि अब वापस आएंगी तो वापस 4 बच्चों को लेके आएंगी, और वापस मेरा जो अस्पताल है, मेरे अगल बगल का जो वातावरण है, वो वापस चिड़ियाघर जैसा हो जाएगा। और लेखक भीतर भीतर मतलब अंदर से कांप गए। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरे छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? तो मतलब अब लेखक एक दूसरी घटना बता रहे हैं, क्योंकि जिस दुर्घटना की वजह से वो अस्पताल में आए थे, उस दुर्घटना के वजह से उन्हें और कितनी दुर्घटना झेलनी पड़ी और उनके साथ कितनी विचित्र घटनाएं घटी, उसके बारे में लेखक ने बताया। अब ये घटना सुनो। वो एक दिन लेटे पड़े थे, तभी उनके कमरे के सामने एक टैक्सी आकर रुकी। अब टैक्सी आकर रुकी इतना तो ठीक था, उसमें से एक इंसान दौड़कर आया और लेखक के छाती पर सर पर रखकर रोने लगा।
अब वो इतना फूट फूट के रोया, इतना फूट फूट के रोया कि लेखक को आश्चर्यचकित हुआ। लेखक आश्चर्यचकित हुए, लेखक को आश्चर्य लगा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, इतना दुख तो मुझे भी नहीं हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें ऐसा कौन सा दुख हो रहा है कि तुम इतना रो रहे हो? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एक कदम चुप हो गया। फिर धीरे से तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल वाला है। मतलब आप समझ रहे हैं कैसे विचित्र लोग थे, अतुल्य कह सकते हैं। ऐसे लोग आप कहीं नहीं देखोगे। वो इंसान रोया और जब वो अपना सर उठाता है और देखता है, अरे ये तो मेरे रिश्तेदार है ही नहीं जिसके लिए मैं आया हूँ अस्पताल में, वो तुरंत बोलता है, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया। और पूछता है, गुप्ता जी का कमरा तो बगल वाला है ना? हे, अच्छा भाई, माफ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरे रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। तो मतलब आप समझ सकते हैं लेखक के साथ फिर एक दुर्घटना घटी कि उनकी पत्नी, उनकी जो अर्धांगिनी है, उन्होंने, जब वो इंसान, जो व्यक्ति गुप्ता जी का जो असलियत में जो गुप्ता जी का रिश्तेदार था, वो जब इनके पास आकर रोने लगा तो लेखक की पत्नी, मतलब उनकी अर्धांगिनी को ऐसा लगा कि ज़रूर ये मेरा रिश्तेदार है। तो वो जाकर टैक्सी वाले को पैसा दे दी और ये लेखक को बड़ा खराब लगा। हमदर्दी जताने वाले में वो लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं के सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। अब वापस एक दुर्घटना जो लेखक के साथ घटी और उन्होंने इस पाठ में बताया कि सब खत्म हुआ। उसके बाद आ गए कवि लपकानंद। अब कवि लपकानंद की ऐसी विशेषताएं थी कि ये बहुत ही बेतुकी कविताएं मतलब बेकार की कविताएं, जो लोगों को परेशान करे, ऐसी कविताएं लिखते थे जो किसी को पसंद नहीं थी। मतलब नापसंद कविताएं ये लिखते थे जिनका कोई अर्थ नहीं होता था, जिनका भावार्थ ढूंढने के लिए भी अर्थ खराब हो जाता था। ऐसी कविताएं ये लिखते थे और लेखक जब भी इन्हें दूर से देखते थे तो भाग खड़े होते थे, कहीं वापस इनको पकड़ के सुनाने न लगे। लेकिन क्या आज जब लपकानंद उनसे मिलने आए थे अस्पताल में, क्या आज लेखक भाग पाते? नहीं। और इसी मौके का फायदा उठा के लपकानंद शुरू हो गए। लपकानंद ने कहा, आपके इस दर्द को देखकर, आपके इस दर्द को अंदाज कर, आपके इस दर्द को अपने ख्यालों में सोचकर मैंने एक कविता लिखी है। और इतना ही कहते उन्होंने अपने बस्ते में से डायरी निकाली और शुरू हो गए। चलिए सुनते उनकी कविता। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूटी गई है टोंग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। अब ये कविता आप समझ सकते हो कितनी उच्च कोटि की कविता आपको लग रही होगी। जी बिल्कुल नहीं, ये कविता बहुत ही खराब कविता थी, लेकिन फिर भी एक कविता कम शायरी ज़्यादा लग रही थी। कविता सुनकर वो मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आँख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। विदा मतलब भेज देना, विदा कर देना। तो मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पर
किस तरह से लेखक ने बताया है कि जब इनको लवकानंद को उन्होंने कैसे विदा किया, मतलब और किस तरह से लवकानंद ने उन्होंने अपने मन में सोच लिया, उन्होंने ऐसे दृष्टिगोचरित हुआ कि लवकानंद से पूछ रहे हैं अब बता कहाँ भागेगा। मतलब मैंने आपको ये मजबूरी उनकी ये मजबूरी आपको पहले ही बता दी थी। और मित्रों यहाँ देखिए ना, एक शब्द है विदा। इस शब्द को आप अंडरलाइन कीजिए अपनी टेक्स्ट बुक में और वहां लिखिए कि तद्भव शब्द, वहां लिख दीजिए वहां लिख दीजिए तद्भव शब्द। और इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब हमारा क्लास वापस रीओपन होगा तब मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक। लेकिन अभी अंडरलाइन करके लिख लीजिए या फिर वहां तत्सम तद्भव दोनों लिख दीजिए, ठीक। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहां मेरा कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले लोग। तो मित्रों, अंत में लेखक ने इस पाठ को एक अलग सा शीर्षक दे ही दिया कि वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से गुजारिश कर रहे हैं कि यदि आपको मेरे साथ कोई दुर्घटना खेलना होगा, यदि मेरे भाग्य में कोई दुर्घटना लिखी है तो जरूर करना, क्योंकि कोई नीति को बदल नहीं सकता, लेकिन ऐसी जगह मेरे साथ दुर्घटना घटित करना जहां मेरा कोई परिचित ना हो, जहां मेरा कोई रिश्तेदार ना हो। क्योंकि ये जो हमदर्द लोग आते हैं, मतलब जो अपनी हमदर्दी जताने लोग आते हैं, लोग अपने आप को आपसे पहचान कराने आते हैं, ये बड़े बेदर्द होते हैं, ये स्वस्थ को भी अस्वस्थ कर देते हैं। तो अस्वस्थ की तो आप बात ही नहीं सोच सकते। और यहाँ ये पाठ अंत होता है, जो बहुत ही व्यंग्यकारी पाठ था, और ये लिया गया था हंसी घर के आईने से, ये इनका संग्रह है, वहां से लिया गया था। शब्द संसार तो आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ दिया है, शब्द दिए हैं, साथ ही साथ पाठ को पढ़ाते समय मैंने कुछ शब्द बताए हैं। मुहावरे, टांग अड़ाना, बाधा डालना, कांप उठना, भयभीत होना, बहुत सुंदर मुहावरे हैं, याद रखना। बाकी स्वाध्याय तो आप सब जानते हैं, हमारे चलती आ रही परंपरा है कि हर लेक्चर खत्म होने के बाद आपको स्वाध्याय ज़रूर सॉल्व करना है, ठीक है। और भाषा बिंदु तो मैं बाद में आपका ग्रामर का टॉपिक एक करके ले लूँगा। तो यहाँ मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, थैंक यू। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए